हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो जो टॉपिक पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। ओके, आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लास्ट सेशन के जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of मास। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया बताई गई थी जहाँ की सोडियम कार्बोनेट जो है आपका वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एंड वाटर बना रहा है। ठीक है, और उनकी मात्राएं यानी कि द्रव्यमान उनके यहाँ पर दिए गए थे, और वो आपको बताना था कि क्या ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो द्रव्यमानों से हमें क्या पता लगेगा कि जो कुल अभिकारकों का द्रव्यमान है क्या वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। यदि है तो यह अभिक्रिया यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। और हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि दोनों ही आपका 11.3 ग्राम यहाँ पर आ गया था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है ना, क्या होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो 1:8 के अनुपात में यहाँ पर जुड़ता है उनका मास। ठीक है ना, जल बनाने के लिए। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूछा गया है, what mass of oxygen gas would be required? ऑक्सीजन की कितनी मात्रा यहाँ पर आवश्यक होगी, किस लिए? जबकि हमारे पास कितना 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर सके तो उसके लिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो हमको ये रेशियो याद रखना है, 1:8 का जो रेशियो है, यानी कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है। तो अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, तो उसका 8 गुना कर लीजिए आप। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर H2O इज 1:8 बाय मास। द्रव्यमानों का अनुपात ये होता है, हम लोग जानते हैं, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वाटर। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है आपका, तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर कंप्लीटली रिएक्ट कराना है, पूर्ण रूप से उसका प्रयोग करना है, तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी, ये हमें पता है। ठीक है ना। Therefore, if you have 3 grams of hydrogen, so अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पर है, you would need 3 into 8 यानी कि 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो आपको हमें कितनी यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्लियर है? चलिए, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान में के अनुपात में संयोग करके
जल बनाते हैं, ठीक है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas, ठीक है ना। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए उत्तर में हम जानते हैं 1:8 के रेशियो से प्रत्येक 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। जब पूर्ण रूप से हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1 ग्राम को अगर कंप्लीटली यूज करना है तब वहां पर 8 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यानी कि रेशियो को मेंटेन रखना है, 1:8 का जो आपका रेशियो है, ओके। देयरफॉर इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है और उसका कौन सा पोस्टुलेट ऐसा था जो बता रहा था कि क्या द्रव्यमान संरक्षण के का जो नियम है उसका परिणाम, ठीक है ना। यानी एक ऐसा पोस्टुलेट, सिंपल सी बात है, एक ऐसा पोस्टुलेट जो कि क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, यानी कि उसका रिजल्ट है, समझ रहे हो। तो यानी कि वहां से वो लिया गया है। तो कौन सा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन in the early 19th century proposed several key principles about atoms and chemical reactions. One of the fundamental principle is the conservation of mass, which states that matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Okay, बहुत सारे की पॉइंट्स एटम के बारे में डाल्टन ने बताए थे। जैसे उन्होंने इंडिविजिबल बोला, स्मॉलेस्ट बोला, है ना। उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है, और अगर हम दो अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो उनके एटम्स भी अलग होते हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्टुलेट थे, उनमें से एक पोस्टुलेट ये था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में न ही आपका द्रव्य उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, which states that matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction.
This means that the total mass of substances involved in a chemical reaction remain unchanged before and after the reaction occur. ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तो कहाँ से ली गई है, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ली गई है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम ऐसा कुछ कहता है। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में हमने बहुत सारे पोस्टुलेट पढ़े, इसी पॉइंट को किस तरह से उन्होंने मॉडिफाई करके या फिर इससे उन्होंने किस तरह से आपका एक पॉइंट और बनाया था, एक पोस्टुलेट और दिया था। So, according to Dalton's theory, atoms are indivisible and retain their identity throughout chemical reaction. ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी कि अविभाज्य है, और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपनी जो क्या है उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें अपनी आइडेंटिटी को, पहचान को थ्रू आउट द रिएक्शन बनाए रखता है, यानी कि अपनी पहचान को वो खोता नहीं है। ओके, दे कैन कंबाइन, सेपरेट और रीअरेंज इन रिएक्शंस बट द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला वो सेपरेट हो सकते हैं, एटम्स पृथक हो सकते हैं, कि जैसे ऑक्सीजन का एक एटम किसी के साथ चला गया प्रोडक्ट में और एक एटम किसी और के साथ चला गया, ठीक है, इस तरह से, तो वो सेपरेट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और रीअरेंज हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, बट द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी संख्या उतनी ही रहती है आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन। जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके बाद भी जो एटम की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो उतनी ही बनी रहती है, और साथ ही उसका प्रकार भी, यानी कि जितने टाइप के एटम पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे जब आपका उत्पाद बना, तब भी उतने ही टाइप के यहाँ पर आपको एटम्स देखने को मिलते हैं। ओके, this concept laid the groundwork for our understanding of the law of conservation of mass and the atomic nature of matter, forming a cornerstone of modern chemistry. Okay, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट आपको बता रहा है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम होगा। ओके, चलिए इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट आपको स्थिर अनुपात के नियम का परिणाम लगता है, ओके, या उसको एक्सप्लेन करता है आपका, ठीक है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी provides a clear explanation for the law of definite proportion through its postulate that the relative number and types of atomic compounds are constant. This means that in any chemical compound the elements are always combined in a fixed definite ratio by mass. Okay, क्या कहा गया यहाँ पर, जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया गया था जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आपका एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि क्या था, दैट द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम इन कंपाउंड्स आर कांस्टेंट। उन्होंने बोला था कोई भी आप यौगिक देखो उसका रिलेटिव मास है या फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने सपोज वाटर है आपका, ठीक है ना, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 का रेशियो एटम्स का वहां पर देखने को मिलता है। जब नंबर ऑफ एटम्स फिक्स है, उनका रेशियो फिक्स है, तो अगर हम उनका मास देखें तो उसका भी रेशियो डेफिनेट होगा, यानी कि निश्चित होगा किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए। समझ रहे हैं? तो फॉर एग्जाम्पल इन वाटर the ratio of hydrogen to oxygen is always 2:1 by number of atoms and 1:8 by mass. उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे H2O का एग्जाम्पल लिया गया कि नंबर ऑफ एटम्स का, परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 यहाँ पर आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल के केस। ओके, तो वहीं पर अगर हम उनके द्रव्यमानों का अनुपात देखें तो वो 1:8 आएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम फिक्स है तो एटम्स क्या है, उस कंपाउंड को बनाने वाली इकाइयां हैं छोटी छोटी, है ना। यौगिक किससे मिलकर के बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बने हुए हैं, एटम से।
तो सबसे छोटी इकाई तो वहां पर एटम ही है ना। तो जब एटम्स की संख्या फिक्स है वहां पर, कोई भी केमिकल कंपाउंड में उसको किसी भी मेथड से बनाया गया है, तो फिर आपका जो मास होगा उनका वो भी फिक्स होगा, तो मास का रेशियो भी फिक्स होगा, ठीक है ना। This consistency is in composition reflects Dalton's idea that atoms combine in simple whole number ratios to form compounds which directly support the law of definite proportions. This principle has been crucial in understanding and predicting chemical reactions and the composition of substances in केमिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको उसका और डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी था उसका कौन सा पोस्टुलेट एक जैसा आपको देखने को मिलता है, तो वो यही था जब उन्होंने बोला था कि जो परमाणु हैं किसी भी यौगिक में उनकी संख्या फिक्स होती है, या परमाणुओं का जो अनुपात होता है किसी यौगिक में वो फिक्स रहता है। तो जब परमाणुओं की संख्या का अनुपात निश्चित है तो फिर आपका जो यौगिक में पाए जाने वाले परमाणु हैं उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, निश्चित होगा। जब द्रव्यमान निश्चित है तो फिर द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होगा जो संयोग कर रहे हैं आपस में। ओके, चलिए, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। AMU जिसे कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट है क्या? बेसिकली एक यूनिट है जिसके द्वारा मास को, एटॉमिक मास को हम लोग बता रहे हैं कि उस यूनिट में हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, क्या है, एक मानक इकाई है ऑफ मास यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टू मेजर द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो आपका एक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, एक मानक यूनिट है, मानक इकाई है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने भी एटम्स है या मॉलिक्यूल है उनके द्रव्यमानों को व्यक्त इसी इकाई में आपका किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार, जो उसकी परिभाषा है उसके अनुसार वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल, जो एक AMU होगा वो किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जो है उसके एक एटम के द्रव्यमान का 1/12 जो होगा वो किसके बराबर है, एक AMU के बराबर है। दिस स्पेसिफिक चॉइस ऑफ कार्बन 12 has the reference isotope is due to its stability and its relative abundance in nature। okay, क्या कहा गया है यहाँ पर, बहुत बार प्रश्न आता है कि कार्बन 12 ही क्यों, तो वही बताया गया है कार्बन 12 इसलिए क्योंकि आइसोटोप्स इज ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, के स्थायित्व के कारण, एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, और नेचर में इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसके कारण इसको ही लिया गया है। बाय डिफाइनिंग द एटॉमिक मास यूनिट इन दिस वे, साइंटिस्ट हैव अ कंसिस्टेंट बेसिस for comparing the masses of different atoms and molecules on a relative scale. For example, the atomic mass of hydrogen is approximately 1 AMU, while the atomic mass of oxygen is about 16 AMU relative to carbon 12. Okay, this unit is essential in calculation involving atomic and molecular masses as well as in understanding the ratios of element in compounds and reactions, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास यूनिट आपका है क्या, तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। अगर एक परमाणु द्रव्यमान आपको पूछे, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इकाई द्रव्यमान लिखो, परमाणु इकाई द्रव्यमान, एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह द्रव्यमान इकाई है या वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 के
एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम्स विद द नेकेड आइज। ठीक है ना, नेकेड आइज से यानी कि नग्न आंखों से हम किसी परमाणु को क्यों नहीं देख पाते हैं, तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, बताओ क्यों संभव नहीं है उसको देख पाना। बहुत छोटा है उसके साइज के कारण। ठीक है ना, बहुत छोटा साइज है। दूसरा, वो आपको मुक्त अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रीजंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन या सबसे आप बोलें कि सबसे पहला और प्राइमरी रीजन यही है कि उसका आकार बहुत छोटा है, और बहुत छोटे आकार होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए, सो साइज ऑफ एटम, एटम्स आर इनक्रेडिबली टाइनी मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ठीक है ना, जिसको हम नैनोमीटर्स में माप रहे थे उसके डायमीटर को। फॉर इंस्टेंस, अ हाइड्रोजन एटम हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 0.1 नैनोमीटर, तो कितना छोटा है। वाइल लार्जर एटम्स लाइक यूरेनियम कैन बी ओवर 0.5 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। तो चाहे आप किसी बहुत छोटे परमाणु को ले लो या किसी बहुत बड़े परमाणु को ले लो, सभी का जो यहाँ पर डायमीटर है वो नैनोमीटर्स में है, और नैनोमीटर आपकी बहुत छोटी इकाई होती है यहाँ पर, जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं। ओके, this minuscule size makes atoms too small to be seen with the naked eyes और इवन विद मोस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, हम कई बार हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो ये रीजन है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ नोबल गैसेस इन सर्टेन कंडीशंस, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली in nature, instead they form molecules by bonding with other atoms. For example, hydrogen and oxygen atoms bond to form water molecule. This bonding is due to atom tendency to combine to achieve stable electron configuration. Okay, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस, हमने बोला ना परमाणु स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है ना, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ करके। नोबल गैसेस आपकी जो अक्रिय या निष्क्रिय गैसेस थी, उनको आपने क्या कहा कि ये मुक्त अवस्था में रह सकती है, क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अष्टकपूर्ण होता है उनका। यहाँ पर जो और तत्व होते हैं आपका, उनके परमाणु जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए किसी किसी के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर कंपाउंड के रूप में आपका रहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चंस पर यहाँ पर बात की। आने वाले सेशन में इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।